नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि साहू पीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया का दर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का औसत दर क्या है, तात्कालिक दर क्या होता है, दर व्यंजक कैसे लिखा जाता है। ये सारे टॉपिक्स हम पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है अभिकारकों का सांद्रण, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर किसी अभिकारक की सांद्रता है, उसको अगर हम बढ़ा दें तो अभिक्रिया का दर क्या होगा, अगर हम सांद्रता को कम कर दें तो अभिक्रिया का दर क्या होगा। इसी तरीके से तापमान, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिएक्शन पे, रासायनिक अभिक्रिया पे। फिर उत्प्रेरक, तीसरा फैक्टर है उत्प्रेरक। विकिरण, रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रासायनिक अभिक्रियाओं पे। पीएच मान, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो एक निश्चित पीएच पर संपन्न होती है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है पीएच मान को परिवर्तित करने से। अब अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, जो अभिकारक होते हैं वो कौन सी प्रकृति के हैं, आयनिक प्रकृति के हैं या वो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं या फिर उनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पे भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो प्रभावित होती है, मतलब उस पर निर्भर करती है। और पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, सरफेस एरिया, जो अभिकारक हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरफेस एरिया है तो अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। और कैसे प्रभावित करते हैं ये हमको समझना है, कब अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, कब अभिक्रिया की दर घटेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी है, उसको समझेंगे। इसलिए क्योंकि संघट्ट सिद्धांत में ही बताया गया है कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ये हम संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत या इसको कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं। संघट्ट का मतलब होता है टकराना। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक के अणु हैं उनको कठोर या ठोस गोलों के रूप में माना गया है। जो अभिकारक होते हैं उनके अणु ठोस गोलों के रूप में होते हैं और ये आपस में टकराते हैं और टकराने से ही क्या बनता है, उत्पाद का निर्माण होता है। इस तरीके से अभिकारक के अणु ठोस गोलों के रूप में होते हैं। यही अणु आपस में टकराते हैं और टकराने से नए बंध का निर्माण होता है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है और नए बंध के बनने से फिर उत्पाद का भी निर्माण होता है, प्रोडक्ट बनता है। लेकिन प्रोडक्ट का बनना और अभिक्रिया का जो दर है ये डिपेंड करता है संघट्ट आवृत्ति पे। किस चीज़ पर? संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति पे निर्भर करता है। इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये तो समझ में आ गया कि अभिकारक से उत्पाद कैसे बनता है। अभिकारक के जो अणु है वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है और इस प्रकार से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अभिक्रिया से अभिकारकों से उत्पाद कितनी तेज़ी से बनेगी, कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होंगे, ये निर्भर करता है संघट्ट आवृत्ति पे। संघट्ट आवृत्ति क्या होता है? तो संघट्ट आवृत्ति का मतलब है इकाई आयतन में 1 सेकेंड में जितना संघट्ट होगा या संघट्टों की जो संख्या है उसे ही हम क्या बोलते हैं, संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इकाई आयतन में 1 सेकेंड में संघट्टों
की संख्या, क्या बोला जाता है उसको? संघट्ट आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही 1 सेकंड में कोई भी कार्य कितने बार संपन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस कार्य की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक वैसे ही इकाई आयतन में 1 सेकंड में संघट्टों की संख्या, अभिकारक के अणु 1 सेकंड में कितने बार संघट्ट करते हैं, कितने बार टकराते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? संघट्ट आवृत्ति कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा अणु टकराएंगे, ज़्यादा संख्या में टकराएंगे, मतलब उसकी संघट्ट आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर अणुओं में टक्करों की संख्या कम है अगर 1 सेकंड में, तो हम क्या बोलेंगे? संघट्ट आवृत्ति कम है। अब संघट्ट आवृत्ति अगर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अणु टकरा रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनने की संभावना है। और यदि संघट्ट आवृत्ति कम है, इसका मतलब 1 सेकंड में टकराने वाले या टक्करों की जो संख्या है वो कम है, इसका मतलब क्या होगा? उत्पाद बनने की संभावना कम है। तो संघट्ट आवृत्ति अगर अधिक है तो ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनेगा, संघट्ट आवृत्ति कम है तो फिर कम मात्रा में उत्पाद बनता है। लेकिन संघट्ट आवृत्ति मेज़र किया जाता है, हम किस में मापते हैं? इकाई आयतन में। इकाई आयतन में, क्योंकि हमको आयतन क्या करना पड़ेगा? निश्चित रखना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ही हम देखेंगे कि जो अणु है वो 1 सेकंड में कितने बार टकराते हैं। अब जैसे ये इकाई आयतन हो गया, इसमें अभिकारक के अणु इस तरीके से मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब ये गति करते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। जब टकराते हैं तो टकराने से क्या बनता है? एक सक्रियित संकुल का निर्माण होता है। क्या बनता है? सक्रियित संकुल, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो ये जो सक्रियित संकुल जो होता है, यही आगे चलकर किस में परिवर्तित हो जाता है? उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले जब ये आपस में टकराएंगे और टकराने के बाद सक्रियित संकुल बनेगा और सक्रियित संकुल बनने के बाद फिर उत्पाद बनता है। अब इस इकाई आयतन में हम ये मान के चलते हैं कि अगर अणुओं की संख्या कम है तब क्या होगा? अगर अणु कम होंगे तो फ्री स्पेस ज़्यादा होगा, खाली जगह ज़्यादा रहेंगे, तो इन अणुओं का आपस में टकराने की संभावना क्या होगी? कम होगी। मतलब संघट्टों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फिर उत्पाद भी क्या होगा? कम बनेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम क्या करें, इकाई आयतन में संघट्टों अणुओं की संख्या अगर बढ़ा दें, इकाई आयतन में मैंने क्या किया? अणुओं की संख्या बढ़ा दिया, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तब उस कंडीशन में फ्री स्पेस, खाली जगह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और खाली जगह अगर कम हो गया तो अणु आपस में क्या होंगे? ज़्यादा टकराने लगेंगे, क्योंकि ये अणु जब मूवमेंट करेगा, गति करेगा, तो इसके रास्ते में कोई दूसरा अणु आएगा, ये उससे टकराएगा, फिर उसके साथ क्या कर लेगा? ये सक्रियित संकुल का निर्माण करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर यही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से अगर अणुओं की संख्या इकाई आयतन में ज़्यादा है तो संघट्ट आवृत्ति भी अधिक होगी, और यदि इकाई आयतन में अणुओं की संख्या कम है तो संघट्ट आवृत्ति भी कम होगी। तो जो सबसे पहला फैक्टर जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, उसमें मैंने क्या बताया था? अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया का दर क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? संघट्ट आवृत्ति अधिक होगी। संघट्ट आवृत्ति अधिक होगी तो उत्पाद बनने की संभावना भी अधिक होगी। लेकिन यदि सांद्रता को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो अणुओं का जो टक्कर है, आपस में जो टकराने वाले अणुओं की संख्या है वो तो वैसे भी कम हो जाएगी क्योंकि सांद्रता कम कर दिया गया। और दूसरा जो रीज़न होगा क्या होगा कि यहाँ का जो फ्री स्पेस है, खाली जगह है, वो भी बढ़ जाएगा, जिससे मतलब इनकी जो सघनता है, जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, तो आपस में टकराने की संभावना भी कम हो जाएगी। और जब टक्कर कम हो जाएगा तो संघट्ट आवृत्ति भी कम हो जाएगा। संघट्ट आवृत्ति कम हो गया तो फिर उत्पाद भी कम मात्रा में बनेगा। और उत्पाद अगर कम बनेगा तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन
अभिक्रिया की दर के बराबर होता है। अब यदि अभिकारकों की सांद्रता में अधिक परिवर्तन होता है या उत्पादों की सांद्रता में अधिक परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया की जो दर है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि अभिकारकों की सांद्रता में कम परिवर्तन होता है या उत्पादों की सांद्रता में कम परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया जो है ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, क्योंकि संघट्ट आवृत्ति बढ़ जाता है तो ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनने लगते हैं, मतलब उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, अभिकारकों की सांद्रता तेज़ी से कम हो रही है। तो अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया का दर भी अधिक आता है, सांद्रता में ज़्यादा परिवर्तन होता है, जिससे अभिकारकों की सांद्रता हम बढ़ाते जाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में संघट्ट होते जाएगा और अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर तो यहीं से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो इसमें एक और पॉइंट ये है कि संघट्ट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। सभी संघट्ट से उत्पाद नहीं बनते। जो संघट्ट उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, जिस संघट्ट से अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, उस संघट्ट को हम बोलते हैं प्रभावी संघट्ट। क्या बोलते हैं, प्रभावी संघट्ट। जिस संघट्ट से उत्पाद बनता है उसे ही हम बोलेंगे प्रभावी संघट्ट या इफेक्टिव कोलिजन। क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन। क्योंकि जितने भी संघट्ट है, मतलब जितने अणु आपस में टकराएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी अणुओं से उत्पाद बन जाए। उसके लिए भी एक निश्चित क्या होनी चाहिए, उनके पास ऊर्जा होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि अभिकारक के जो सभी अणु हैं वो गति करते रहते हैं, लेकिन सबका जो वेग है एक बराबर नहीं होता। कोई बहुत तेज़ी से गति करता है, कोई धीरे धीरे गति करता है। तो जब वो एक मिनिमम जो गतिज ऊर्जा होनी चाहिए जो प्रभावी संघट्ट कर सके, सभी अणुओं के पास नहीं होती। जिन अणुओं के पास होती है वो आपस में टकराते हैं और सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे ये एक पर्वत है और ये पर्वत का शिखर है। अब यहाँ पर अभिकारक के अणु हैं। जो अभिकारक के अणु इस शिखर पर पहुँच सकता है वही आगे चलकर क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। मतलब उत्पाद में परिवर्तित तभी हो सकता है ये अभिकारक का अणु यदि वो इस शिखर तक पहुँच सके। अब जाहिर सी बात है, शिखर तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ऊर्जा सभी अणुओं के पास होती है, लेकिन किसी के पास कम मात्रा में होती है, किसी के पास ज़्यादा मात्रा में होती है। तो जिन अणुओं के पास इस शिखर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा है वही अणु आगे चलकर क्या करते हैं, शिखर तक पहुंचते हैं और आगे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जिन अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती जो शिखर तक पहुंच सके, वो आपस में टकराने के बाद भी उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते। मतलब ये मिनिमम इतनी ऊर्जा होनी चाहिए सभी अणुओं के पास कि वो इस शिखर तक पहुंच सके। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध। क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध। मतलब सभी अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। मतलब जो आपस में टकराने वाले अणु हैं उनके पास इतनी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होनी चाहिए कि वो आपस में टकराने के बाद सक्रिय संकुल में परिवर्तित हो सके। तभी हम उस टक्कर को क्या बोलेंगे, प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट बोला जाएगा। अगर उनके पास इतनी गतिज ऊर्जा नहीं है कि वो प्रभावी संघट्ट कर सके तो उनके टकराने के बाद भी वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। तो ये होता है ऊर्जा बैरियर। ये ऊर्जा उनके पास होनी चाहिए। अब ये जो न्यूनतम ऊर्जा है, इसी न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली ऊर्जा बोला जाता है। देहली ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि ऊर्जा की वह न्यूनतम
मात्रा जो उन अणुओं के पास होती है जो प्रभावी टक्करों के द्वारा या प्रभावी संघट्ट के द्वारा अभिक्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। अब प्रभावी संघट्ट कौन कर सकता है? जो इस शिखर तक पहुंच सके, जो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। मतलब ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है अणुओं को, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए एक पासिंग मार्क होता है, जैसे 100 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम है ना, कोई पेपर है, उसमें हमको 50 मार्क्स लाने हैं, 50 नंबर लाने हैं, तो ये 50 क्या कहलाएगा? देहली मार्क्स बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, थ्रेशोल्ड मार्क्स बोल सकते हैं। मतलब जो बच्चा 50 मार्क्स नहीं ला सकता वो पास नहीं कहलाएगा, वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। वैसे ही जिस अणु के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इस ऊर्जा को, इस न्यूनतम ऊर्जा को, जिससे कि वो प्रभावी संघट्ट कर सके, मतलब सक्रिय संकुल बना सके, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। तो जनरली क्या होता है, सभी अणुओं के पास देहली ऊर्जा नहीं होती, कुछ ही अणुओं के पास होती है देहली ऊर्जा, जो आपस में टकराते हैं और टकराकर सक्रिय संकुल में परिवर्तित हो जाते हैं और आगे चलकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा देहली ऊर्जा। अब इसी में एक और शब्द है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला हम दूसरा फैक्टर देखेंगे। सक्रियण ऊर्जा को समझने से हमको ये पता चल जाएगा कि अभिक्रिया का जो ताप है, अगर उसको हम बढ़ा दें तो अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ जाता है। तो उसका कारण होता है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा किसको बोलते हैं? जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ अणु के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वो स्वयं जो है इस शिखर तक पहुंच सकते हैं, मतलब ऊर्जा अवरोध को पार कर सकते हैं, एनर्जी बैरियर को पार कर सकते हैं। लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो इस ऊर्जा अवरोध को या एनर्जी बैरियर को पार कर सके। तो हम क्या करते हैं? उनको बाहर से एनर्जी देते हैं, जैसे कि ताप के रूप में। मतलब हम जब ताप के रूप में ये ऊर्जा देते हैं, ताप क्या है? ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में ये उस ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? ये अणु अवशोषित कर लेता है, जिससे इनका जो ऊर्जा है, इनकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये अणु भी जो यहीं तक पहुंच पा रहा था, अब वो भी कहाँ तक पहुंच सकता है? शिखर तक पहुंच जाता है और ऊर्जा अवरोध को पार कर लेता है। तो इस तरीके से अब उन अणुओं की संख्या बढ़ गई जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से क्या थी? कम थी। अब उन अणुओं के पास भी इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो उस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, मतलब उनके पास भी अब देहली ऊर्जा आ गई। तो सक्रियण ऊर्जा हम किसको बोलेंगे? सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा है जो उन अणुओं के द्वारा अवशोषित की जाती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है। जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है वो अणु क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा, मतलब बाहर से दी गई ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और ऊर्जा अवरोध को पार कर लेते हैं, है ना। तो सक्रियण ऊर्जा का हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऊर्जा की वह न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा जो उन अणुओं के द्वारा अवशोषित की जाती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है, या ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उस ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सक्रियण ऊर्जा जो है वो देहली ऊर्जा और निम्नतम अवस्था में या आद्य अवस्था में अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा इन अभिकारकों के अणुओं का निम्नतम या आद्य अवस्था में ऊर्जा। मतलब
आद्य अवस्था या निम्नतम अवस्था कहने का मतलब क्या हुआ, जो सामान्य ताप पर जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के कुछ अणु ऐसे होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारकों के कुछ अणुओं की ऊर्जा इतनी होती है कि वो उस ऊर्जा अवरोध को पार करके अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु बहुत से अणु ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ठीक है, तो ये आद्य अवस्था या निम्नतम अवस्था है, मतलब हम बाहर से उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं। एक सामान्य अवस्था में नॉर्मल टेम्परेचर पर अब जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उस समय अभिकारक के अणुओं की जो ऊर्जा होती है और देहली ऊर्जा जितना चाहिए अभिक्रिया में उत्पाद बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा में जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको ही हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए। ठीक है, तो ये मान के चलिए, जैसे अगर हम ये इस ग्राफ में देखें तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रा। ठीक है, ये अभिकारक है और ये ऊर्जा अवरोध है और इधर क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पे अभिकारक हो गया, यहाँ पे उत्पाद, और ये हो जाएगा ऊर्जा अवरोध। तो ऊर्जा अवरोध या इस एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो किस में परिवर्तित हो पाएगा, उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है वो उनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर होती है या उससे अधिक होती है वही जो है उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं, उन्हीं से उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हीं से प्रोडक्ट बनता है। तो यदि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें ऐसे अणुओं की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के या तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसे अणुओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा। जैसे कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ये वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं ऊर्जा को और इधर ले लेते हैं अभिक्रिया की प्रगति। ये है ऊर्जा अवरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैरियर। ऊर्जा अवरोध मतलब अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो इस ऊर्जा अवरोध को या एनर्जी बैरियर को पार कर सके और उत्पाद में परिवर्तित हो सके। जो कि मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिन अणुओं के पास ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है अगर उसके पास है, ठीक है, तो भी वो उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अभिकारक के सभी अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर नहीं होती, इसीलिए अभिकारक के सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते, उनसे उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, अणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा से ज़्यादा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं। और बाहर से ऊर्जा देने के लिए हमारे पास एक तरीका क्या होता है, ताप या टेम्परेचर। ताप के द्वारा जब हम रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करते हैं, मतलब सामान्य तापमान पे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया के ताप को यदि हम बढ़ा दें, तब उस कंडीशन में क्या होता है, अभिकारक के ऐसे अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है जो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। जिससे कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या बनने लगता है, उत्पाद बनता है, जिससे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया की जो दर है उसमें वृद्धि होती है। और यदि सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ऐसे अणुओं की संख्या कम होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो या देहली ऊर्जा से
ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो ज़्यादा वेग से क्या होते हैं, संघट्ट करने लगते हैं, जिससे उनका संघट्ट क्या होता है, प्रभावी होता है और वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ऊष्मा के अवशोषण और ऊष्मा के उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से हम एक अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, और दूसरी जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का अवशोषण। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें उत्पाद का जब निर्माण होता है तो ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है। जैसे हम किसी परखनली में रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है उसमें से क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और परखनली जो होता है वो गर्म हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें उत्पाद के निर्माण होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो जैसे परखनली में हम जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे ही उत्पाद का निर्माण होता है परखनली क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो बाहर की ऊष्मा को भी अवशोषित कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से अभिक्रिया में ऊर्जा का अंतर होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये अभिकारक है। सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊर्जा बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद की ऊर्जा जो है अभिकारक की ऊर्जा से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए जब उत्पाद बनेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ये अभिकारक की ऊर्जा है और ये उत्पाद की ऊर्जा है। तो अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा में जितना अंतर होता है, जिसको हम डेल्टा एच से दर्शाते हैं, यही ऊर्जा क्या होती है, बाहर उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, जिसके कारण परखनली जो होता है वो गर्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखें, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ये ग्राफ है। अभी हम देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि ये अभिकारक है, उसकी ऊर्जा है, और ये उत्पाद की ऊर्जा है। ये अभिकारक की ऊर्जा और ये उत्पाद की ऊर्जा। आप देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा में अंतर है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, जिसके कारण जब ये ऊर्जा को शोषित कर लेती है तो इसकी एनर्जी या इसका जो ऊर्जा का मान है वो अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है, इसलिए इसको हम ऊष्माशोषी बोलते हैं। और यही कारण है कि परखनली ठंडा हो जाता है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, अभिकारक की ऊर्जा जो है उत्पाद की ऊर्जा से अधिक होती है, और इसमें से ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और यही कारण है कि परखनली गर्म हो जाती है। तो दोनों ही अभिक्रियाओं में आप देख सकते हैं कि जब हम ताप को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ऐसे अणुओं की संख्या, अभिकारक के ऐसे अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी जो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ठीक है, और यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस तक का वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की दर लगभग दोगुनी हो जाती है। मतलब आप लिख सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि किया जाए तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया दर दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाता है। ये प्रयोगों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के ताप में वृद्धि किया जाए तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। इससे पहले हमने देखा था सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांद्रता में भी हमने देखा कि यदि हम अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होती है। लेकिन
यदि हम उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि कर दें, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है अभिकारकों की सांद्रता कम होने लगती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने लगती है। तो यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो जाए तब अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तब उस कंडीशन में अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको दोनों तरीके से याद रखना है। यदि अभिकारकों की सांद्रता में हम वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। इसलिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं ट्रिक्स के रूप में। अभिक्रिया दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारकों की सांद्रता। मतलब यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। अभिक्रिया दर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू उत्पादों की सांद्रता। यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया दर कम होगा, और यदि उत्पादों की सांद्रता कम रहेगी तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी। इसीलिए जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में हम प्रोडक्ट बनने पर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अभिक्रिया से हटाते जाते हैं, ताकि अभिक्रिया की जो दर है वो क्या रहे, कम ना हो, अभिक्रिया की दर हमेशा ज़्यादा रहे। और दूसरा तरीका होता है जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को लगातार बढ़ाते रहो, क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ते जाती है आर की जो सांद्रता है, रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, और उत्पादों की सांद्रता में लगातार वृद्धि होते जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, अभिक्रिया दर कम होने लगता है। यदि हम अभिक्रिया दर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर की सांद्रता में वृद्धि करनी पड़ेगी और पी की सांद्रता में कमी करनी पड़ेगी। तो पी की सांद्रता को कम करने का तरीका क्या है, जैसे जैसे अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है मिश्रण में, ठीक है, यहाँ पर अभिकारक और जैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है दोनों का मिश्रण बनने लगता है, तो उसमें से हम पी को क्या करते हैं, बाहर निकालते जाते हैं, जिससे पी की सांद्रता मिश्रण में कम होने लगती है, और आर की सांद्रता को बढ़ाते जाते हैं, जिससे आर की सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का जो दर है वो लगातार अधिक रहती है, कम नहीं होती। तो ये है सांद्रता का प्रभाव, और ये हो गया ताप का प्रभाव। अब आते हैं तीसरा जो कारक है जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के दर या वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर परिवर्तित कर देते हैं इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। मतलब दो प्रकार के उत्प्रेरक हैं, एक को हम धनात्मक उत्प्रेरक बोलते हैं और दूसरे को ऋणात्मक उत्प्रेरक बोला जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और ऋणात्मक उत्प्रेरक जो होता है वो क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। इसीलिए उत्प्रेरक जो होता है उसके लिए हम डेफिनेशन में क्या बताते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग को परिवर्तित कर देते हैं। जनरली किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया दर को या अभिक्रिया वेग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है उत्प्रेरक का काम क्या हुआ, अभिक्रिया दर को बढ़ाना।
तो उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाता है। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक का उपयोग अभिक्रिया की दर को या वेग को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। लेकिन उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाते हैं, कैसी वृद्धि होती है अभिक्रिया के दर में। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे ऊर्जा अवरोध। ये हो गया ऊर्जा और ये अभिक्रिया की प्रगति। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, R से P बन रहा है, तो उसके लिए ये हो गया रिएक्टेंट और यहाँ से बन रहा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, अभिकारकों के जो अणु हैं, जब तक इस ऊर्जा अवरोध को पार नहीं करेंगे, ये ऊर्जा अवरोध है, इस ऊर्जा अवरोध को जब तक ये अणु पार नहीं करेंगे तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते, उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने कोई भी उत्प्रेरक उपयोग नहीं किया, तब ये इसके लिए ऊर्जा अवरोध का मान है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक जो है इस ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर जो है, इसको क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऊर्जा अवरोध जो है वो कम हो जाता है। मतलब सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सक्रियण ऊर्जा की वह न्यूनतम अतिरिक्त मात्रा है जो उन अणुओं के द्वारा अवशोषित की जाती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है। मतलब अणु जो है देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा का अवशोषण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ये अभिकारक के अणु हैं जिनकी ऊर्जा इतनी है, ठीक है। इनको ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए यहाँ तक ऊर्जा लेवल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब हम उत्प्रेरक यूज़ करते हैं तो ये जो ऊर्जा अवरोध है इसका मान क्या हो गया, कम हो गया। अब किसी भी अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए या ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, पहले से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, पहले से कम हो गया। तो उत्प्रेरक इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे अणु रहे होंगे जिनके पास इतनी ऊर्जा पहले से रही होगी, ये इतनी ऊर्जा पहले से रही होगी, वो बिना उत्प्रेरक के इस ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको इतनी और एनर्जी की आवश्यकता थी। उनके पास इतनी एनर्जी और होनी चाहिए थी, इतनी ऊर्जा और होनी चाहिए थी ताकि वो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। लेकिन जब हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं तो ये जो ऊर्जा अवरोध है इसका मान कम हो जाता है, सक्रियण ऊर्जा भी कम लगने लगता है, ठीक है। इस तरीके से ऊर्जा अवरोध का मान कम हो गया तो जो अणु जिनके पास पहले से इतनी ऊर्जा थी वो भी अब अभिक्रिया में उत्पाद बनाने लगते हैं, उत्पाद का निर्माण होने लगता है, ठीक है। और जिन अणुओं की ऊर्जा इससे भी कम थी, अब उनको थोड़ा सा ही ताप मिलने पर या थोड़ी सी ही बाहर से ऊर्जा मिलने पर वो भी इस ऊर्जा बैरियर को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। तो इस तरीके से उत्प्रेरक मिलाने से सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अणु जो है ऊर्जा अवरोध को पार करने लगते हैं और उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है उत्प्रेरक का प्रभाव। यदि उत्प्रेरक हम किसी अभिक्रिया में उपयोग करते हैं तो उससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर इसके जगह आप ऋणात्मक उत्प्रेरक उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, इस ऊर्जा अवरोध के मान को और बढ़ा देगा इस तरीके से, जिसके कारण जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, जो अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार कर रहे थे वो भी अब इस ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पाएंगे और उनको ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसके कारण अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम अणु ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा यहाँ तक पहुँचेगी, जो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर पाएंगे। इसीलिए ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और धनात्मक उत्प्रेरक ऊर्जा अवरोध के मान को कम कर देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
तो ये हो गया उत्प्रेरक का प्रभाव। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, मेथिल एसीटेट CH3COOCH3, इसका जल अपघटन किया जाए तो क्या बनता है, यहाँ पर H+ जो लिखा गया है ये उत्प्रेरक है, मतलब प्रबल अम्ल का उपयोग किया जाता है। जब इस अभिक्रिया में हम प्रबल अम्ल का उपयोग करते हैं, प्रबल अम्ल मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं उसको प्रबल अम्ल बोला जाता है। तो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया है ये बहुत तेज़ी से संपन्न होती है, तीव्रता से संपन्न होती है। लेकिन इसी अभिक्रिया को अगर हम प्रबल अम्ल की उपस्थिति में ना कराकर बिना प्रबल अम्ल के हम इस अभिक्रिया को अगर कराएं तो ये अभिक्रिया जो है बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रही है, मतलब प्रबल अम्ल जो है इस ऊर्जा अवरोध को क्या करती है, कम कर देती है ऊर्जा अवरोध के मान को, जिससे सक्रियण ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक के अणु जो है इस ऊर्जा अवरोध को पार करने में सफल हो जाते हैं और उत्पाद बनाने लगते हैं, जिससे उत्पाद बनता है CH3COOH और CH3OH। ठीक है, तो ये हो गया उत्प्रेरक का प्रभाव। अब आते हैं अगला फैक्टर या कारक, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए कोई भी जो अभिकारक है, यदि अभिकारक के क्षेत्रफल, अभिकारक के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु आपस में क्या होंगे, संपर्क में आएंगे एक साथ। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अणु जब संपर्क में आएंगे तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि टक्कर ज़्यादा होंगे, संघट्ट ज़्यादा होगा, तो उससे ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बनने की संभावना होगी। तो इसीलिए जब पृष्ठीय क्षेत्रफल को या सरफेस एरिया को जब हम बढ़ाते हैं तो उससे अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का तरीका क्या होता है, तो जैसे हमारे पास कोई अभिकारक है, ये अभिकारक का एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो ये अगर हम ये मान लेते हैं कि अभिकारक के इस छोटे टुकड़े का जो शेप है, आकार है, वो इस तरीके से है, घन के आकार में, तो इसके साथ जो दूसरा जो अभिकारक का जो दूसरा टुकड़ा होगा, ठीक है, वो इसके जब संपर्क में आएगा तो कहाँ कहाँ पर आ सकता है, इसके पास कितने सरफेस है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 सरफेस है जिससे ये संपर्क कर सकते हैं एक दूसरे से। दो अलग अलग जो अभिकारक के जो टुकड़े हैं वो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इन्हीं सरफेस में क्या होंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। अगर हम इस सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो सरफेस एरिया को हम कैसे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अणु एक साथ जुड़ सके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट देंगे। यदि हम इसको 2 भाग में बांट देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें भी अब 6 सरफेस है, 6 फलक हुए, और इसका जो दूसरा हिस्सा होगा इसमें भी 6 फलक होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो 2 भाग में बढ़ गया, लेकिन यहाँ पर जो सामने जो ये वाला जो हिस्सा था वो कितने हो गए, 2 नए फलक का निर्माण हो गया। पहले सिर्फ 6 फलक थे जिससे ये आपस में कांटेक्ट कर सकते थे, संपर्क में आ सकते थे। अब फलकों की संख्या में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल 6, और यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 6। इस तरीके से क्या हो गया, थोड़ा सा एरिया जो है बढ़ गया क्योंकि ये 2 नए फलक बन गए। फिर अगर इसको आप और इस तरीके से 2 टुकड़े में डिवाइड कर देंगे तो फिर से 2 और फलक बन जाएंगे, और इस तरीके से क्या होते जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होते जाएगा। तो सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कोई भी जो अभिकारक है उसको बारीक चूर्ण या पाउडर के रूप में उपयोग करना चाहिए। हम जितने छोटे से छोटे हिस्से में उसको बांट सके उतने ही ज़्यादा उसके सरफेस एरिया में क्या होते जाएगा, वृद्धि होती जाएगी। इसलिए बारीक चूर्ण में के रूप में जब अभिकारकों का उपयोग किया जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आपस में अभिकारक के अणुओं को संपर्क में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया या क्षेत्र जो है
मौजूद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र मिल जाता है आपस में संपर्क में आने के लिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की जो दर है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये हो गया चौथा फैक्टर। अब आते हैं पांचवा फैक्टर जो है पांचवा अभिकारकों की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो अभिकारकों की प्रकृति या नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसका भी अभिक्रिया के दर पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के दर पर? तो कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक प्रकृति के कहने का मतलब क्या हुआ, वो आयन के रूप में होते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने तीव्र अभिक्रिया पढ़ा था कि वे अभिक्रियाएं जो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है या पलक झपकते ही जो पूर्ण हो जाती है उनको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और उसके उदाहरण में मैंने बताया था जितनी भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है या अवक्षेपण की अभिक्रिया है, मतलब जिसमें आयन जो है एक दूसरे से धन आयन और ऋण आयन आपस में बंध बनाकर उदासीन हो जाते हैं, वो सभी अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती है। तो जितने भी आयनिक प्रकृति के तत्व होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, वो उनकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, क्योंकि वहाँ पर बंध टूटते नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ आकर्षण बल के द्वारा दोनों आयन जो है स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए AgNO3 और NaCl, ये एक अभिक्रिया है, आयनिक अभिक्रिया। इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 Ag+ और NO3- में क्या हो जाता है, एक्वस फॉर्म में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। और इसी तरीके से NaCl Na+ और Cl- में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो आयन है, धन आयन ऋण आयन, ये आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। और NaNO3 प्लस सिल्वर और क्लोराइड जो है ये बना लेते हैं AgCl। तो ये अभिक्रिया एक आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं ये, इसलिए ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। तो जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो सभी तीव्र गति से संपन्न होती है। तो ये तीव्र अभिक्रियाएं हो गई, मतलब इनके अभिक्रिया का जो दर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो दूसरी अभिक्रिया है उसमें हम देखते हैं कुछ अभिक्रियाएं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण के द्वारा संपन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर है वो आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए Fe2+ और सेलेनियम 4+, इसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और Fe क्या बन जाता है, 3+ और सेलेनियम 3+। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभिक्रिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो ये जो अभिक्रिया है ये भी तीव्र गति से होती है, परंतु इनकी तुलना में, आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में इसकी गति थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण में थोड़ा सा समय लगता है, जिसके कारण अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। उसके बाद कुछ आणविक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कि सहसंयोजक बंध हो, तो उसमें बंध टूटते हैं, फिर उसके बाद नए बंध बनते हैं। तो इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं की तुलना में आणविक अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो बहुत ही कम होती है। तो आणविक अभिक्रियाएं जैसे कि CH3 CO CH3 प्लस H2O और H+ आयन। तो यहाँ पर क्या होता है, बंध पहले टूटेंगे, उसके बाद फिर नए बंध का निर्माण होता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है, कम होती है।
तो ये डिपेंड करता है किस पर, अभिकारकों की प्रकृति पर। यदि आयनिक प्रकृति के हैं तो अभिक्रिया तीव्र गति से होगी। यदि सहसंयोजक बंध में सहसंयोजक प्रकृति के हैं अगर अभिकारक, तो उनकी अभिक्रिया की दर मंद होती है। तो अभिक्रिया की दर जो है अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। हमको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अभिकारक आयनिक प्रकृति के हैं, मतलब उनके बीच आयनिक बंध बनता है कि धात्विक बंध बन रहा है कि सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है या किसी रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर को बता सकते हैं कि वो अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया है कि मंद अभिक्रिया है। अब आते हैं छठवां फैक्टर, अभिक्रिया का दाब। दाब का प्रभाव। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में? तो ये दाब का प्रभाव सिर्फ उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो। गैसों के ऊपर ही हम दाब लगा सकते हैं, ठोस और द्रव के ऊपर दाब आरोपित करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो प्रभाव है दाब का प्रभाव, ये सिर्फ गैसीय जो अभिकारक हैं और गैसीय उत्पाद है उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है। तो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब का प्रभाव तभी पड़ता है जब अभिकारक और उत्पाद के मोलों में अंतर हो। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक के मोलों की संख्या और उत्पाद के मोलों की संख्या में जब अंतर होता है तब दाब का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है N2+3H2, इस अभिक्रिया में 2NH3 अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें आप देख सकते हैं कि अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है, 4 है, और उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। तो अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या में क्या है, अंतर है। तो यदि हम इस अभिक्रिया में दाब को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। वैसे भी जब हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या होगी, कमी होते जाएगी। जैसे ये पिस्टन है, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, N2 और H2 दोनों के मॉलिक्यूल है। तो यदि हम दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन कम होते जाएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो पास पास आएंगे, जिससे उनमें टकराने की या संघट्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी अधिक होगी, जिसके कारण अभिक्रिया का जो दर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब अमोनिया का फॉर्मेशन होते जाता है, जब अमोनिया बनते जाएगा तो इसके मोलों की संख्या कम है, तो इसीलिए क्या होता है, अमोनिया बनने पर ये जो दाब का मान है वो कम होने लगता है, क्योंकि इनके अणुओं की संख्या कम होती जाती है जबकि अभिकारकों के मोलों की संख्या अधिक होती है, इसलिए दाब उस समय ज़्यादा होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं में दाब को बढ़ाने से अभिक्रिया का जो दर है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया दाब का प्रभाव। मतलब किसी भी गैसीय अभिक्रिया में यदि हम दाब को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर बढ़ता है, लेकिन यदि मोलों की संख्या में उल्टा हो जाए, जैसे कोई अभिक्रिया है N2O4, इसमें 2NO2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके मोलों की संख्या 1 है और इसके मोल की संख्या 2 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब अभिक्रिया के दाब को हम बढ़ाएंगे तो N2O4 के अणु पास पास आएंगे, जिससे अभिक्रिया का दर बढ़ेगा। लेकिन NO2 बनने के बाद इसकी मोलों की संख्या इससे ज़्यादा है, तो उत्पाद के बनने के बाद अभिक्रिया का दाब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि N2O5 ज़्यादा मात्रा में बन रहा है। एक अणु से एक मोल से 2 मोल का निर्माण हो रहा है NO2 के, जिसके कारण क्या होगा, अभिक्रिया का दाब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा उत्पाद बनने के बाद। तो ऐसी अभिक्रियाओं में हम दाब को नहीं बढ़ाते, क्योंकि इससे फिर NO2 के अणु भी क्या होंगे, पास पास आएंगे और अभिक्रिया की दर में कमी होने लगेगी। तो दाब का ये प्रभाव हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोलों की संख्या में क्या अंतर है। अब आते हैं नेक्स्ट, विकिरण का प्रभाव।
इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। विकिरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकिरण का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हम सूर्य के प्रकाश या अल्ट्रावायलेट जो किरण है उसका उपयोग करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अल्ट्रावायलेट या सूर्य के प्रकाश को डाला जाता है तो अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है? तो यहाँ पर भी वही, जैसे हमने ताप का प्रभाव देखा था, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो अभिकारक के उन अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है। तो वे जो अणु हैं वो देहली ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने लगते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम विकिरण किसी अभिकारक को विकिरण देते हैं, किसी अभिक्रिया में विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो अभिकारक के अणु उस विकिरण की जो ऊर्जा है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश में भी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को वो क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ऐसे अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से ज़्यादा हो या देहली ऊर्जा के बराबर हो, जिससे अभिक्रिया के दर में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। इसका भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि H2 और Cl2, इससे बनता है 2HCl। यदि ये अभिक्रिया अंधेरे में कराई जाती है तब इस अभिक्रिया की दर मंद होती है। मंद अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे संपन्न होती है। लेकिन जब इसी अभिक्रिया में हम सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो अभिक्रिया की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाती है और ये तीव्र गति से संपन्न होती है ये अभिक्रिया। क्यों तीव्र गति से हुआ? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको H2 और Cl2 के ऐसे अणु जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम थी, जो अभी तक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पा रहे थे, वो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके उत्पाद बनाने लगते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये विकिरण का प्रभाव हो गया। और उसके बाद है pH मान। pH वैल्यू या pH मान का भी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के दर में प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सभी अभिक्रियाओं में नहीं होता। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो एक निश्चित pH मान पर संपन्न होती है। जैसे कुछ रिएक्शन है, जैसे कोई अभिक्रिया 6 pH पर ही संपन्न होगी, तो यदि हम pH मान को परिवर्तित कर देंगे तो अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं में pH मान को निश्चित रखने के लिए बफर विलयन का उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? बफर विलयन का उपयोग करते हैं। बफर विलयन क्या करते हैं? pH मान को निश्चित रखते हैं, परिवर्तित नहीं होने देते। वो अगर pH मान 6 से ज़्यादा होता है तो बफर विलयन में मौजूद जो के रासायनिक पदार्थ जो होता है वो pH को मेंटेन करता है, कहाँ पे? 6 पे। और इस तरीके से अभिक्रिया की दर परिवर्तित नहीं हो पाती। लेकिन यदि pH मान परिवर्तित हो गया, 6 की जगह 5 हो गया या 6 की जगह 7 हो गया, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाती है। तो ये 8 फैक्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जिनसे अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो सकती है या अभिक्रिया की दर कम हो सकती है। जिसमें हमने देखा था सबसे पहला अभिकारकों का सांद्रण। अभिकारकों की सांद्रता में यदि वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो जाए तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो इसीलिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा, पहला ऑप्शन, बढ़ जाएगा दूसरा ऑप्शन, अपरिवर्तित रहेगा तीसरा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन। तो इस तरीके से हमको तो समझ में आ गया अभिकारकों की सांद्रता को अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, यदि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? कम होगी, बढ़ जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर कम हो जाती है।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उत्पाद को लगातार हटाते रहते हैं। इसी तरीके से ताप का प्रभाव, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का दर बढ़ेगा, लेकिन ताप को घटाने से अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, हम ये नहीं बोलेंगे। लेकिन अभिक्रिया की ताप यदि बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उसके बाद उत्प्रेरक का प्रभाव, तो उत्प्रेरक में यदि धनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे तो अभिक्रिया का दर बढ़ेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा तो अभिक्रिया का दर कम हो सकता है। इसी तरीके से विकिरण का प्रभाव, तो यदि हम विकिरण की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है और अंधेरे में अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि हम जो अभिकारक की जो प्रकृति है, तो अभिकारक कौन सी प्रकृति का, यदि आयनिक प्रकृति का है तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी, तीव्र होगी। यदि आणविक सहसंयोजक प्रकृति के हैं तो अभिक्रिया की दर मंद होती है, धीरे धीरे अभिक्रिया संपन्न होगी। इसी तरीके से अभिकारकों के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने से भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ये 8 कारक हैं जिनसे रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आज की इस क्लास में या कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो आप मुझे 9893345339 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मुझे अपने डाउट्स लिखकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। यदि वीडियो बनाना आवश्यक हुआ तो उस डाउट पे भी हम वीडियो बनाएंगे।